तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है ना वो पैथोलॉजी स्टार्ट करनी है। और पैथोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जो आपका फर्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करना है वो डीवीटी का है। ठीक है। डीवीटी का मतलब ये है कि आपके पास डी वेन थ्रोम्बोसिस का टॉपिक है, और ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको पहले कवर किया जाए, और जो थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट है उनको हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि आपके पास डीवीटी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले डीवीटी का मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, डीवीटी का मतलब ये है कि डी का मतलब होगा डीप, और वी का मतलब होगा आपके पास वेन, और टी का मतलब होगा थ्रोम्बोसिस। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब हम कोशिश करते हैं कि पहले इसके मीनिंग को समझते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे ना डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रोम्बोसिस क्या होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज थ्रोम्बस, ठीक है, व्हाट इज थ्रोम्बस, व्हाट इज एम्बोलिज्म, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है। आपके ब्लड वेसल के अंदर कौन से सेल होते हैं, एपिथेलियल या एंडोथेलियल सेल? जल्दी से बताएं, शाबाश। ब्लड वेसल के अंदर कौन से सेल होते हैं आपके? एंडोथेलियल सेल। किसने? ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। गुड हो गया। तो ये एंडोथेलियल सेल है। नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है ना, उनको आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होने देते। तो ड्यू टू एंडोथेलियल सेल इंजरी, ये मैं अभी एक मैकेनिज्म बताने लगा हूँ थ्रोम्बोसिस का, कि थ्रम्बस कैसे बनता है। जब आपके एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है ना, इंजरी की वजह से क्या होता है कि आपके जो एंडोथेलियल सेल होंगे वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो प्लेटलेट्स को इनहिबिट करती हैं। तो जब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो क्या होगा, प्लेटलेट एक दूसरे के साथ स्टिक करेगी। जब प्लेटलेट एक दूसरे के साथ बाइंड करेगी ना, तो बेसिकली वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेटेड एक स्ट्रक्चर होगी, जिसको आप लोग थ्रम्बस बोलते होते हैं। तो थ्रम्बस क्या है, ये सिंपल याद रखो कि ये आपके पास क्या है, एक गुच्छा है। ठीक है। ये आप लोग की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको प्लेटलेट्स कंबाइन मिलेंगी। इसके ऊपर आपके पास फिब्रिन होगा, जिसको आप लोग क्लोट भी बोलते होते हो। तो थ्रम्बस ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये थ्रम्बस बन गया। अब आप लोगों को पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। तो ब्लड फ्लो से क्या होता है, बाज दफा ये जो थ्रम्बस है ना, ये यहाँ से निकल के आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में चला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वो एम्बोलिज्म होगा। तो आपको पता होना चाहिए थ्रम्बस और एम्बोलिज्म के अंदर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब आपके डीप वेन्स के अंदर थ्रम्बस बनता है, उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मुझे पता होना चाहिए डी वेन कहाँ पे, कहाँ की ये बात हो रही है। तो बेसिकली आपके पास जो आपकी लेग्स हैं, ठीक है, लेग्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि आगे सुपरफिशियल वेन्स भी होती हैं, डीप वेन्स भी होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी कह लें कि लोअर लिम्ब की लेग्स के अंदर आपकी वेन्स होती हैं, डीप वेन्स के अंदर क्या होता है, थ्रम्बस बन जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो डीवीटी है ना, अक्सर बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा होता है इसकी दो टाइप्स है। एक आपके पास प्रोक्सिमल डीवीटी है, ठीक है, और एक आपके पास डिस्टल डीवीटी है। आप लोगों में से कोई बच्चा बताना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल डीवीटी। माशाल्लाह, पढ़ा तो आप लोगों ने सारा कुछ ही हुआ है। तो आप लोगों में से किसी को पता हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल डीवीटी, क्या होता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस? जल्दी से बताएं, शाबाश। किसी को भी नहीं पता? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये आपकी लोअर बॉडी को ड्रेन करता है। ठीक है। तो इन्फीरियर वेना केवा बेसिकली आपके पास लोअर लिम्ब के अंदर जाके डिफरेंट जो है ना वो आप वेन्स को ड्रेन करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके पास वेन्स बनाऊंगा। ठीक है। उन वेन्स की जो ड्रेनेज होती है ना, वो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर होती है। कौन कौन सी वेन है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो इलियक वेन है, ठीक है, आपकी जो इलियक वेन है, फिर अगर थोड़ा सा आप नीचे हो तो आपकी फेमोरल वेन है, फिर इसी तरह आपकी पोप्लिटियल वेन होती है। ठीक है, फिर इसी तरह आप लोगों की पेरोनियल वेन्स है। ठीक है, पेरोनियल वेन्स। फिर उसके बाद आपके पास टिबियल वेन्स आती हैं। सो बेसिकली ये आपके लोअर लिम्ब की वेन्स है। ठीक है, ये आपके लोअर लिम्ब की वेन्स है। इन्होंने क्या करना होता है, ड्रेन होना होता है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। अब देखो, अगर एक मरीज, अगर एक बंदा, अगर एक पेशेंट, उसकी बॉडी के अंदर थ्रम्बस बनता है ना, और वो थ्रम्बस उसकी इलियक वेन
फेमरल वेन, या उसकी पोप्लिटियल वेन, या उसकी पेरोनियल वेन। या सिंपल याद रखो कि अगर एक पर्सन, उसकी बॉडी के अंदर अगर थ्रम्बस बने अबव दी पेरोनियल वेन, ठीक है, इलियक वेन में, फेमरल वेन में, या पोप्लिटियल वेन में, इसको बेसिकली बोलते हैं प्रोक्सिमल डीवीटी, कि यहाँ पे अगर थ्रम्बस बनेगा वो प्रोक्सिमल है। अगर आपका पेरोनियल में बने या टिबियल में बने तो वो आपका डिस्टल होता है। और ज्यादातर जो डिस्टल होता है ना, वो टिबियल वेन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ज्यादातर थ्रम्बस कौन सी वेन्स के अंदर बनता है, प्रोक्सिमल या डिस्टल, तो आप लोगों ने प्रोक्सिमल को पिक करना है। अगर पूछे जाए प्रोक्सिमल में कौन सी वेन के अंदर, तो ज्यादा इलियक वेन में, इलियक वेन के बाद फेमरल वेन, फेमरल वेन के बाद पोप्लिटियल वेन। ये आप लोगों ने याद रखने। बेसिकली यहां से फिर आपका थ्रम्बस निकल के आपकी दूसरी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएगा। लेट्स सपोज आपका यहाँ से थ्रम्बस टूट के चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एम्बोलिक सोर्स। ठीक है, एम्बोलिक सोर्स का मतलब होता है कि इस मरीज को जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, ये जो एम्बोलिज्म था ये कहाँ से आया था? ये आपकी जो प्रोक्सिमल डीवीटी, जो आपके पास डीप वेन्स थी, वहां से आया है। तो ये आप लोगों ने याद रखने। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सबसे पहले व्हाट इज थ्रम्बस, व्हाट इज एम्बोलिज्म, फिर उसके बाद व्हाट इज डीवीटी, ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स, प्रोक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आप लोगों ने साथ साथ पार्टिसिपेट करते जाना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा थ्रम्बस को हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है, हमारे पास थ्रम्बस बनता है। भाई मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट आर दी पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ डीवीटी, कि हमारी बॉडी के अंदर डीवीटी में जो थ्रम्बस है वो बनता क्यों है। हमने थ्रम्बस पढ़ भी लिया, एम्बुलस भी पढ़ लिया, लेकिन अब हमें ये पढ़ने कि वो थ्रम्बस बनेगा कैसे। और यहाँ पे आपके एग्जाम के एमसीक्यूज होते हैं। स्टेप वन के अंदर ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होंगे यूवर्ड के अंदर, या आपका जो यूएसएमएल स्टेप वन है उसमें पैथोफिजियोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डायग्नोसिस, आपकी पैथोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट आर दी मैकेनिज्म्स। ठीक है, क्या ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके अंदर आपकी बॉडी में थ्रम्बस बनेगा। हर बच्चे को तीन मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तीन मैकेनिज्म्स के अंदर जब डिस्टरबेंस आती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, थ्रम्बस बनेगा। व्हाट आर दी थ्री मैकेनिज्म? सबसे पहला हमारा होता है स्टेसिस। हर एक को एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे से, भी जस्ट समझते जाए। फर्स्ट वन स्टेसिस, सेकंड वन इज एंडोथेलियल सेल इंजरी। ठीक है, एंडोथेलियल सेल की इंजरी। थर्ड नंबर पे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर, हाइपर कोगुबिलिटी। हाइपर कोगुबिलिटी क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली ये जो तीन आपके पास मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते होते हैं, विर्चूज ट्राइएड। ठीक है, विर्चूज ट्राइएड क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा ना वो ज्यादा रुकेगा, उसको बोलते हैं स्टेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद विर्चू ट्राइएड का दूसरा कंपोनेंट क्या है कि एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी। विर्चू ट्राइएड का तीसरा कंपोनेंट क्या है, हाइपर कोगुबिलिटी होगी। अब व्हाट आर दी काजेज ऑफ स्टेसिस? कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपकी बॉडी के अंदर ब्लड स्टॉप होता है? तो देखो, अगर एक बंदा, उसने सर्जरी करवाई है, सर्जरी के बाद अगर वो बेड रीडन हो जाता है, ज्यादा देर तक बेड पे लेटा रहता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव क्या हो सकता है, आपके पास ब्लड की स्टेसिस होगी। तो जब ब्लड की स्टेसिस होती है ना, जब आपका ब्लड रुकता है, तो जब आपका ब्लड रुकेगा तो वहां पे क्या हो जा सकता है, वहां पे आपका थ्रम्बस बन सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह अब देखो, अगर एक बंदा वो पैरालिसिस है, उसको पैरालाइज हो जाता है, तो आप लोग खुद सोचे, अगर एक बंदा पैरालाइज है वो मूव ही नहीं कर सकता, अगर आप अपने लोअर लिम्ब को मूव ही नहीं करोगे तो वहां पे तो ब्लड खड़ा ही रहेगा। और जहां पे ब्लड खड़ा रहेगा ना, ये आप लोग आज से अपने जेन में बिठा लो कि हमारी बॉडी के जिस पार्ट में ब्लड रुकेगा ना, अगर वहां पे वो इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे थ्रम्बस बन जाएगा। ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद है, अगर कोई फीमेल आपके पास, सॉरी फीमेल कह रहा हूँ, अगर एक बंदा वो ट्रेवल करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जो 12 12 14 14 16 16 घंटे की होती हैं। तो लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर लोग ट्रेवल करते हैं, तो जाहिर बात है वहां पे सीट पे ही बैठ रहे हैं ना, तो वो बंदा जो 15 16 घंटे बैठते हैं, तो ट्रेवल के बाद भी क्या हो सकता है, आपका थ्रम्बस बन सकता है, थ्रम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब इन सब में रीजन क्या है, कि अगर आपका ब्लड स्टेसिस होता है, अगर आप पैरालाइज होते हैं, अगर आप ट्रेवल करते हैं, इनमें मेन थ्रम्बस कैसे बनेगा? इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट बाइंडिंग, कि आपकी जो प्लेटलेट्स है ना वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, उनके पास टाइम ज्यादा हो जाएगा।
तो ये आप लोगों ने मैकेनिज्म याद रखना है। अच्छा, ये तो था स्टेसिस का। अब हम बात करते हैं एंडोथेलियल सेल की इंजरी, कि कौन सी आपके पास ऐसी काजेज हैं जिनमें एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है। बहुत ही सिंपल, अगर आप लेट्स सपोज आपको कोई ट्रोमा होता है, सर्जरी के बाद आपने कोई सर्जरी करवाई है, सर्जरी में आपके ब्लड वेसल के ऊपर ट्रोमा आ गया, तो पॉसिबल है वहां पे बन सकता है। फिर उसके बाद अगर लेट्स सपोज आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, अब देखो ये स्मोकिंग भी आपके पास एंडोथेलियल सेल की इंजरी करवाती है। फिर इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप वीनस कैथेटर यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीनस कैथेटर यूज करते हैं अगर आप, तो अगर आप वीनस कैथेटर यूज करोगे, उससे भी क्या हो सकता है, एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी। अब देखो अगेन, मुझे पता होना चाहिए कि जब एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी तो कैसे थ्रम्बस बनेगा। अब आप लोग खुद सोचिए, मैंने पीछे क्या पढ़ाया है कि एंडोथेलियल सेल का काम है नॉर्मली प्लेटलेट को इनहिबिट करना, उनकी एग्रीगेशन ना होने देना, उनको बाइंड ना होने देना। तो जब एंडोथेलियल खुद इंजर्ड हो जाएगा, तो भाई उसकी तो प्रिवेंशन नहीं होगी, प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, बाइंड कर जाएंगी। ये आपको बताना चाहिए। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि एंडोथेलियल सेल कौन सा फैक्टर रिलीज करता है जो प्लेटलेट्स को बाइंड नहीं होने देता, आप लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2, प्लीज इसको याद रखना है। दीज आर दी एंटी कोगुलेंट्स। ये आपके ब्लड के अंदर क्या करते हैं बेसिकली, मतलब आपके ब्लड के अंदर जो है ना वो थ्रम्बस को नहीं बनने देंगे, इसको एंटी थ्रम्बोटिक भी बोलते होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर दी एंटी थ्रम्बोटिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हाइपर कोगुबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कोगुबिलिटी? जब आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जब आपका ब्लड थिक हो जाता है, उसको हाइपर कोगुबल बोलते होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि इस मरीज का ब्लड बड़ा पतला है, थिन है, तो वो आपके पास क्या होगा, हाइपर कोगुलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल याद रखो, अगर ब्लड गाढ़ा है ना, आपका ब्लड थिक है, तो वहां पे खून जमने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वहां पे फिर क्या होगा, आपको थ्रम्बस बनेगा। अब अगेन मुझे रट्टा नहीं लगाना, मुझे पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमारा ब्लड जो है ना वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉमन भी है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि इसमें भी फीमेल ज्यादा लेटी रहती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर भी आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, कैंसर। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, कैंसर के अंदर कैसे जो है ना वो हाइपर कोगुबिलिटी होती है। आप लोगों में से किसी को पता हो, वो बच्चे जो माशाल्लाह कहते हैं कि हम लोगों ने सिस्टम सारे पढ़ लिए हैं और हम लोगों ने मतलब हम यूवर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग जरा मुझे बताएं ना आज के कैंसर के अंदर कैसे जो है ना वो थ्रोम्बोसिस होती है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग योगर्ट कैसे कर रहे हो, कैसे आप लोगों ने फर्स्ट एड को पढ़ा है। तो कैंसर के अंदर कैसे होता है, लेट्स सपोज एक मरीज है, उसको लंग कैंसर है, अगर एक मरीज है उसको पेंक्रियाटिक कैंसर है, इनमें कैसे थ्रम्बस बनेगा। तो बेसिकली ये जो कैंसर्स होते हैं ना, दे विल रिलीज फैक्टर 5। फैक्टर 5 क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो थ्रोम्बोसिस आपके क्या करवाता है, ब्लड की कोगुलेशन को ज्यादा करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर थ्रम्बिन ज्यादा बनता है, देखो एक है जो कोगुलेशन करवाता है, ठीक है, जो ब्लड को थिक करवाएगा, उसको बोलते हैं प्रो कोगुलेंट, और एक है जो ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देगा, उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। तो आपने याद क्या रखना है कि जो प्रो कोगुलेंट्स है ना, जिसमें आपका ये फैक्टर 5 है, थ्रम्बिन है, अगर ये ज्यादा बनेंगे ना, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और कैंसर ये चीजें ज्यादा बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कोई फीमेल OCP यूज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रासेप्शन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक पेशेंट, उसको निफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये भी मैंने पढ़ाया है रीनल सिस्टम में, कि बेसिकली इसमें क्या होता है, वो मरीज जिनको, चलो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने रीनल सिस्टम पढ़ा है फर्स्ट एड से, ठीक है, जिन्होंने यूवर्ट किया, मुझे बताएं जरा निफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे करवाएगा थ्रोम्बोसिस, क्योंकि यही तो मतलब मजा आएगा पैथोलॉजी पढ़ने का, ताकि हमें हर एक के पीछे मैकेनिज्म पता हो कि यार ये कैसे करवाते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि एंटी थ्रम्बिन 3 का लॉस होगा। जब एंटी थ्रम्बिन 3 लॉस होता है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, थ्रम्बस बनेगा। तो जब थ्रम्बस बनेगा तो क्या होगा, कोगुलेशन ज्यादा होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मुझे ये बताओ कि आज के बाद अगर आपसे पूछे, ठीक है, देखो आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक के अंदर उन्होंने ये सब नहीं लिखा हुआ फर्स्ट एड के अंदर, और ये इंशाल्लाह आप लोगों ने उधर लिखने हैं कि वर्चुअस ट्राइएड के 3 कंपोनेंट लिखने हैं, और हर कंपोनेंट की काज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से बताएं, शाबाश। ये पैथोफिजियोलॉजी है सारी, जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो स्टेसिस में आपकी पोस्ट ऑपरेटिव काजेज हैं, लॉन्ग फ्लाइट है, ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर आपका
जो है ना वो ओसीपी यूज करते हैं प्रेग्नेंट। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे से यहाँ पे मिस हो गया, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। बाज दफा क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ जो है ना वो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह क्लोटिंग फैक्टर 5 है। अगर आपकी बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 5 के अंदर म्यूटेशन आ जाती है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर 5 लेडेन। देखो ये हिमाटोलॉजी का काम है, हमने अभी हिमाटोलॉजी पढ़ने, मैं डेट से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, बट आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखें। व्हाट इज फैक्टर 5 लेडन? फैक्टर 5 लेडन क्या, बेसिकली जब फैक्टर 5 में म्यूटेशन आती है उसको हम फैक्टर 5 लेडन बोलते हैं, और इसकी वजह से भी क्या होता है, थ्रम्बस ज्यादा बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर एंडोथेलियल सेल का बताया कि अगर आपके एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी, ठीक है, एंडोथेलियल सेल की इंजरी की वजह से क्या होता है आपका, अब यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा देखो, ये आपका एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, ये आपका एंडोथेलियल सेल है, और ये नीचे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंडोथेलियल सेल के नीचे ना यहाँ पे कोलेजन पड़ा होता है, ये नॉर्मल बताने लगा हूँ, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। यहाँ पे आपकी प्लेटलेट पड़ी है, ये जो एंडोथेलियल सेल है ना, इसने प्लेटलेट को कोलेजन के साथ नहीं बाइंड होने देना। अगर प्लेटलेट यहाँ पे बाइंड होगी तो समझो थ्रम्बस बन गया। अब ये जो आपका एंडोथेलियल सेल है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और पीजीआई 2 बनाता है, ये बनेगा तो ये प्लेटलेट नहीं आएंगी। तो जब एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है ना, तो नीचे से ये कोलेजन एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। एक्सपोज होने की वजह से ऊपर से ये नाइट्रिक ऑक्साइड और पीजीआई 2 भी नहीं बनते। तो जब ये भी नहीं बनेंगे, एंडोथेलियल सेल की भी इंजरी होगी, नीचे से ये कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स इसके साथ आके लग जाएगी। तो जब प्लेटलेट इसके साथ आके लग जाती है ना, वहां पे थ्रम्बस बनना शुरू हो जाएगा। तो सब लोगों को क्लियर है? अब आवाज ठीक आ रही है तला? तो ये सब लोगों को पॉइंट्स क्लियर है, ये पैथोफिजियोलॉजी था, ठीक है। इससे हट के आप लोगों को जो मर्जी एग्जाम के लिए चले जो, इंशाल्लाह नहीं पूछेंगे आपसे। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स की, कि अगर चलो जी किसी मरीज के अंदर डीवीटी हो गई है, अब उसको सिम्टम क्या आएंगे। तो देखो सिम्टम क्या आएंगे, बहुत ही सिंपल है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मरीज की टांग है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो थ्रम्बस बन गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे थ्रम्बस बने तो नीचे वाला ब्लड क्या ऊपर जा सकते हैं? ये जो नीचे ब्लड पड़ा हुआ है, ये ऊपर ड्रेन हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो मरीज को क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर मरीज आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब जो है ना वो पाँव के अंदर सोजिश पड़ गई है, स्वेलिंग है, वहां पे एरिया रेड हो जाएगा, वहां पे एरिया वार्म होगा, गर्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मरीज को पेन होगी, क्योंकि एरिया टेंडर हो जाएगा ना, वहां पे ब्लड इकट्ठा है, पेन होगी मरीज को। ये बेसिकली क्लिनिकल सिम्टम आएंगे। फिर इसी तरह अगर ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा ही रहता है तो क्या क्या मैंने बताया, मरीज को पेन होगी, आपके पास एरिथीमा होगा, आप लोग प्लीज स्क्रीन पे नहीं लिखिएगा, तो पेन है, एरिथीमा है, फिर उसके बाद टेंडरनेस है, ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग होगा। फिर इसी तरह जब आपका ब्लड यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकेगा ना, तो ब्लड के रुकने की वजह से क्या होगा, वीनस कंजेशन होगा। वीनस कंजेशन का मतलब होता है कि आपका जो वीनस ब्लड है ना, वो ड्रेन नहीं होगा, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब ये यहाँ पे इकट्ठा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी, मतलब जो कलर है ना वो ब्लू हो जाएगा। तो जब आपके लोअर लिम्ब के अंदर कलर ब्लू होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लेगमेजिया, ठीक है, फ्लेगमेजिया, फ्लेगमेजिया सिरूलिया, ठीक है, फ्लेगमेजिया सिरूलिया डोलेंस, ठीक है, DOLENS, फ्लेगमेजिया सिरूलिया डोलेंस, ये आप लोगों ने याद रखने। अच्छा, अगर ये कलर ड्यू टू वेनस कंजेशन ब्लू की बजाय व्हाइट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लू की बजाय व्हाइट हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फ्लेगमेजिया। सिरूलिया की जगह पे आपने अल्बा याद रखना, अल्बा व्हाइट को बोलते हैं, फ्लेगमेजिया अल्बा डोलेंस। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कलर आपके पास क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है, अगर ड्यू टू वीनस कंजेशन जो कलर है वो ब्लू हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लेगमेजिया सेरूलिया डोलेंस, ये आपने याद रखना है। अगर ये मतलब ब्लड यहाँ से ड्रेन नहीं होता, यहीं रुका रहता है, तो लेटर ऑन क्या होता है, ये कलर वाइट हो जाएगा। जब ये वाइट होगा ना, तो उसको बोलते हैं फ्लेगमेजिया अल्बा डोलेंस। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो याद रखने। तो ये बेसिकली क्लिनिकल सिम्टम्स आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉम्प्लिकेशंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वो क्या है, अब आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। देखो आपके पास लेट्स सपोज ये आपकी जो है ना वो लोअर लिम्ब की लेग है, यहाँ पे थ्रम्बस है। अगर ये थ्रम्बस टूट के जाता है, मुझे ये बताओ ये कहाँ पे जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ये आपका लेट्स सपोज थ्रम्बस है इलियक वेन में, इलियक वेन से ये टूट के कहाँ जाएगा, आपके इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा से ये आपके राइट हार्ट में जाएगा, राइट हार्ट से ये आपका कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन याद रख लो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि कलर क्यों चेंज होगा। देखो, जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आरबीसी ज्यादा होंगे या कम होंगे, जल्दी से बताएं। यहाँ पे आरबीसी ज्यादा होंगे या कम होंगे अगर ब्लड की कंजेशन होती है। जब यहाँ पे ब्लड की कंजेशन होती है ना, तो बेसिकली आपके आरबीसी की थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन की वजह से स्टार्टिंग में जो कलर होता है वो ब्लू होगा, फिर बाद में जो आरबीसी आपके डेड होते हैं ना, उनको जब खत्म करते हो तो वहां पे कलर वाइट हो जाते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ वीनस कंजेशन। वीनस कंजेशन में क्या होता है, वहां पे आरबीसी आपके थोड़े टूटते हैं, ब्रेक डाउन होती है। तो वहां पे जो आपके पास, आपको पता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोसिड्रिन वगैरह होती है। तो वहां पे जब वो रिलीज होगी तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। ये बस आप लोगों ने याद रखना, और ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये आपके एनआरई के अंदर भी इस तरह की चीज नहीं पूछते, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये जो मैंने बताया है कि अगर वो व्हाइट है या ब्लू है तो क्या साइन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बस याद रखो, आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ये आपको इसमें पॉइंट याद। अच्छा, एक और इसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसको बोलते हैं क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या होता है। अच्छा, अब देखो, वो मरीज जिनको डीवीटी होती है, डीवीटी के बाद क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके जो लोअर लेग्स के वाल्व्स होते हैं ना, ठीक है, वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं। इनकम्पिटेंट का मतलब है वो काम करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब वो छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपके जब वाल खराब होगा तो आपका जो ब्लड है ना वो नीचे लोअर लिम्ब के अंदर ही रहेगा। तो फिर मरीज को क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू वल्वुलर प्रॉब्लम। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट फिर भी याद रखो, अगर पूछा जाए कॉम्प्लिकेशंस के हैं, तो आप लोगों ने बताना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और मरीज को आपके पास डीवीटी के बाद, ठीक है, पोस्ट डीवीटी मरीज को क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी हो सकती है। क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी का मतलब है कि आपका जो वीनस ब्लड है ना वो ड्रेन नहीं होगा, ठीक है, वो आपके लोअर लिम्ब में ही रहेगा, आपके वल्वुलर जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो कॉम्प्लिकेशन सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताएं, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट आपका डायग्नोसिस आता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपकी मतलब यहाँ पे मेडिसिन डायग्नोसिस को डिस्कस कर लेंगे कि डायग्नोस कैसे करना है। अच्छा, डायग्नोस करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, पहले मैं वो चीज़ करवा देता हूँ जिसका आगे बार बार जिक्र आना है। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करते होते हैं, हर बच्चे को ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं वेल्स क्राइटेरिया। अगर आपको ये नहीं पता, समझे आपकी डायग्नोसिस इनकम्प्लीट है। वेल्स क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली याद रखो कि इस क्राइटेरिया के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं जिनके पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। देखो, अभी लेट्स सपोज एक मरीज है, उसको सिम्टम्स ऑफ डीवीटी है, उसको क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डीवीटी है। आप इसको कितने पॉइंट दोगे, 3 पॉइंट। ये बेसिकली जो वेल्स क्राइटेरिया ना, ये स्कोर है। इसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है कि मरीज को अगर इतने सिम्टम आ रहे हैं तो इतने पॉइंट दे दो। तो अगर सिम्टम्स ऑफ डीवीटी है तो 3 पॉइंट है। अच्छा, अगर एक और मतलब मरीज आपके पास आया है, आपको ये लगे कि यार इसको डीवीटी है, इसके अलावा कोई और डायग्नोसिस नहीं है, मतलब जो अदर डायग्नोसिस है ना, अगर वो लेस लाइकली हो, आप कहो कि यार नहीं, मरीज को डीवीटी है चाहे जो मर्जी हो जाए, तो इसके भी 3 पॉइंट आपने मरीज को देने हैं। अगर मरीज का हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो तो आपने उसको 1.5 पॉइंट देने हैं। अगर मरीज की अभी रिसेंट सर्जरी हुई है, या अभी मरीज इमोबलाइज है, मतलब मरीज वॉक वूक नहीं कर रहा, बेड रीडन है, तो भी आपने उसको 1.5 पॉइंट देने हैं। अच्छा, अगर एक मरीज, उसको पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म था या पहले उसको डीवीटी था, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीवीटी, तो आपने उसको 1.5 पॉइंट देने हैं। अच्छा, अगर एक मरीज, उसको हेमोप्टेसिस है, मतलब उसके जो है ना वो वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है, सॉरी वॉमिटिंग के अंदर ब्लड नहीं आ रहा, कफ के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, अगर कफ के अंदर ब्लड आ रहा है उसको हीमोप्टेसिस बोलते हैं, तो आपने 1 पॉइंट देना है। अच्छा, अगर मरीज को मेलिग्नेंसी हो, कैंसर हो, तो आपने 1 पॉइंट देना है। अब मैं आपको ना समझाता हूँ ये क्राइटेरिया अप्लाई कैसे होते हैं। मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, एक पेशेंट है, 60 ईयर ओल्ड है, उसको लंग कैंसर था, आपके पास आया, डॉक्टर साहब चेस्ट पेन हो रही है। आप लोगों ने मुझे स्कोर कैलकुलेट करके बताना है। मैं आपको क्लिनिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, आप लोगों ने स्कोर मुझे बताना है इसका कितना है। एक मरीज है 60 ईयर ओल्ड, उसको मलिग्नेंसी कैंसर है, ठीक है, उसको चेस्ट पेन हो रही है, उसकी हार्ट रेट आपके पास कितनी है, 150 है, ठीक है, और उस मरीज को लोअर लेग के अंदर क्या है, स्वेलिंग है, ठीक है, लोअर लेग के अंदर स्वेलिंग है, और वहां पे आपको मतलब जो भी साइंस मिलते हैं, पेन है, टेंडरनेस है, ठीक है, ये आपको सिम्टम नजर आते हैं। फिर उसके बाद
मरीज से आप पूछते हो, मरीज आपको बताता है कि मुझे 2 साल पहले जो है ना वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, तो आप मुझे स्कोर कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। मेलिग्नेंसी 1 पॉइंट है, हार्ट रेट 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कितने बताया, 1। तो ये आपका ये समझ लो कि 3 जो है ना वो मतलब अगर आप काउंट करेंगे तो 3 अबव बनेगा, ठीक है। ये मतलब इस तरह से आप लोगों ने ना इस स्कोर को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। बाकी क्योंकि इसको डीवीटी के साइंस आ रहे हैं, ठीक है, डीवीटी के मतलब फाइंडिंग्स है, तो लेस लाइकली अदर डायग्नोसिस की और होगी, तो वो भी आप 3 पॉइंट ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने वैसे बताया, अभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। आपने डायग्नोसिस कैसे करनी, देखो आप लोगों ने वेल्स क्राइटेरिया यूज करना है। अच्छा, अगर इस क्राइटेरिया के अंदर अब जो मरीज है ना, अगर मरीज का जो स्कोर है वो लेस देन 1 है, उसको बोलते हैं लो प्रोबेबिलिटी। ये बातें आप लोगों ने प्लीज याद रखना, आपके बुक में लिखा होगा वहां पे लो प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आएगी। लो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपका वेल स्कोर लेस देन 1 है ना, तो मरीज को बहुत ही कम चांसेस है कि डीवीटी होगी। अच्छा, अगर मरीज का स्कोर 1 से 2 है, इसको बोलते हैं मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, कि अगर एक मरीज उसका स्कोर 1 to 2 के दरमियान मतलब 1 to 2 है, तो वो मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर आपने क्या करना है, मरीज को डीवीटी नहीं कहना यार इसको डीवीटी है, नहीं। आपने क्या करना है, नेक्स्ट डी डाइमर करना है, ठीक है। डी डाइमर ये आप लोगों ने टेस्ट करना है। अगर आपको डी डाइमर के ऊपर मतलब जो अब आपने डी डाइमर किया और आपको स्कोर लेट्स सपोज लेस देन 500 मिला है ना, मतलब डी डाइमर की जो वैल्यू है वो लेस देन 500 है, आपने जो डीवीटी है, डीवीटी को खत्म कर देना है कि यार इस मरीज को डीवीटी नहीं हो सकती। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बताया कि जब भी आपको मतलब डायग्नोसिस के बारे में पूछा जाए तो आपने वेल्स क्राइटेरिया को जेन में रखना है। वेल्स क्राइटेरिया के अंदर आपने क्या करना है, स्कोर देखना है। अगर स्कोर लेस देन 1 हो या 1 to 2 के दरमियान हो, आप लोगों ने बात खत्म नहीं करनी, आप लोगों ने डी डाइमर चेक करना है। डी डाइमर अगर लेस देन 500 है तो डीवीटी को खत्म कर दो। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मेरा स्कोर आया 2 से ज्यादा, वेल स्कोर के अंदर स्कोर है 2 से ज्यादा, और या मैंने डी डाइमर देखा था, मतलब मरीज मेरे पास आया उसका वेल्स क्राइटेरिया के अंदर स्कोर था 1, लेट्स सपोज 1 था, मैंने जब उसका डी डाइमर देखा ना तो वो 500 से ज्यादा आ गया। अब मैं इस मरीज को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा इसको डीवीटी नहीं है, क्योंकि इसका डी डाइमर 500 से ज्यादा आ गया, बेशक इसका वेल स्कोर 1 है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इसका अल्ट्रासाउंड करूंगा, जिसको डोपलर अल्ट्रासाउंड बोलते होते हैं ना। तो आपने मरीज का क्या करना है, डोपलर अल्ट्रासाउंड करना है। ये बेसिकली ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेस्ट चॉइस क्या होती है इन लोगों के अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना है, डोपलर अल्ट्रासाउंड करना है मरीज का। इस अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको नजर आ जाएगा कि डी वेन के अंदर थ्रम्बस है या नहीं, क्योंकि जो आपका अल्ट्रासाउंड है वो डायग्नोस्टिक है, तो उस पर आपको नजर आ जाएगा। अगर आपको अल्ट्रा देखो ना, अगर एक मरीज है उसका स्कोर 2 से ज्यादा था और उसका डी डायमर 500 से ज्यादा था, लेकिन अगर उसका अल्ट्रासाउंड नेगेटिव है ना, तो आप उसको डीवीटी नहीं बोलोगे। तो भाई ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आप लोगों ने याद रखने हैं, इसको रट्टा लगाओगे तो भूल जाएगा। जैसे बताया है, जैसे करवाया वैसे याद रखना। मेडिसिन की बुक के ऊपर डीवीटी की डायग्नोसिस में उन्होंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, अगर आप इतना याद करते हो ना, आप लोगों को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये डायग्नोसिस के अंदर आप लोगों ने चीजें नोट करनी है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं। अब देखो, 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू जाए कि यार एक मरीज है, ठीक है, वो मरीज आपके पास हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, उसका उसको सर्जरी हुई है, अभी वो हॉस्पिटल के अंदर है। आप लोगों ने भाई देखा होगा, जो मरीज हॉस्पिटल के अंदर होते हैं ना सर्जरी के बाद या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद, हम लोग क्या करते हैं, उसको एंटीकोगुलेंट्स दे देते होते हैं ताकि इसने बेड रीडर रहना, इसकी बॉडी में थ्रम्बस ना बने। तो वो प्रोफ्लेक्टिक ड्रग होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोफ्लेक्सिस के लिए या अक्यूट मैनेजमेंट के लिए डीवीटी में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, आप लोगों ने अनफ्रैक्शन हेपरीन को पढ़ने मतलब पिक करना है, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन को। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं, अनफ्रैक्शन हेपरीन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन, जिसमें अनोक्साप्रिन आता है। सो दीज आर दी 2 ड्रग्स फॉर प्रोफ्लेक्सिस या अक्यूट मैनेजमेंट, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डीवीटी को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो तो प्रोफ्लेक्सिस है ना, आपने दे दी। तो अगर एक मरीज को डीवीटी है, आप क्या दोगे उसको, आपने इस मरीज को जो है ना वो डायरेक्ट ओरल एंटी कोगुलेंट देनी है। डायरेक्ट ओरल एंटी कोगुलेंट, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, बस समझ लो कि कौन सी चीज कब देनी है, ताकि एग्जाम में एमसीक्यू जाए तो मसला ना बने।
तो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट की एग्जांपल क्या है? अपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन, ये ड्रग्स हैं। तो ये आप जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, या लॉन्ग टर्म आपने मरीज को लंबे अरसे के लिए ड्रग देनी है तो ये पिक करेंगे। देखो ये ट्रीटमेंट आप लोगों ने याद रखनी। अभी मैं, जारी बात है, फार्मा हम लोगों ने हिमाटोलॉजी नहीं किया, ये सारी हिमाटोलॉजी की ड्रग है, कि फ्रेक्स हेपारिन के, अपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन, ये हम उधर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये ड्रग्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो डीवीटी का टॉपिक था, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बताएं जी, सब लोगों को समझ जाइए या ऊपर से गुजरा है ये टॉपिक? अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बुक से पढ़ के बताऊंगा, फर्स्ट एड की बुक से हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वहां पे जो ना वो हर चीज आप लोगों को फर्स्ट एड की लाइन टू लाइन समझ आ जाएगी। ठीक है, ये इंशाल्लाह बाद में जब फर्स्ट एड से जो पॉइंट किसी को नहीं समझ आया, जब हम लोग फर्स्ट एड से रीड करेंगे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है। और लिख के देता हूँ, जब आप यूवर्ड करोगे, मेडिकल ऐप करोगे, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, डीवीटी के क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो डेट्स वाई भाई अच्छे से समझना है, ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना बने। सबसे पहले व्हाट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब हम तरतीब के साथ चलते हैं ना, ये नहीं कि डायरेक्टली डिजीज को पकड़ के पढ़ने लग जाए, पहले उसका मतलब पता हो। देखो पल्मोनरी का मतलब क्या है? आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और एम्बोलिज्म का मतलब सबको समझ आ गया है ना, कि अगर मैं कहूँ कि थ्रम्बस कहीं से टूट के आएगा और वो आके पल्मोनरी आर्टरी की क्लूजन करवा देते हैं, उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। तो ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? बेसिकली जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाय फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल का मतलब होता है थ्रम्बस। ठीक है, कि थ्रम्बस आएगा, आके पल्मोनरी आर्टरी की क्लूजन करा देगा, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब देखो, ये जो थ्रम्बस है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक मरीज को डीप वेन में होगा, भाई ये हो सकता है आपके हार्ट के अंदर बन जाए। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है, कि ये जो आपका थ्रम्बस है ना, ये कहीं से भी आ सकता है, ये आपकी बॉडी से कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। ये आप लोगों ने पॉइंट क्लियर करना है। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा ना डीवीटी की, सेम उसी तरह इसकी है, टाइप्स है। अब टाइप्स ऑफ जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। अब देखो, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो नेक्स्ट डिस्कस करना है ना, वो है टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म। सॉरी, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कितनी तरह के एम्बोलिज्म होते हैं जो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं। उसमें फर्स्ट वन है फैट एम्बोलिज्म। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। देखो, एम्बोलिज्म की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली ना, कि एम्बोलिज्म का मतलब हमें पता है। अब फैट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि फैट अगर जाके आपकी वेन की ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, तो उसको फैट एम्बोलिज्म बोलेंगे। अब ये फैट कहाँ से आएगा? ये फैट आएगा आपकी बोन के फ्रैक्चर से। ठीक है, जब आप लाइपोसक्शन करते हो, या जब आपकी बोन का फ्रैक्चर होता है, तो मरीज को क्या होगा? फैट एम्बोलिज्म होगा। और ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। रोड साइड एक्सीडेंट के बाद किसी की हड्डी टूटती है, हड्डी टूटने के बाद मरीज की डेथ होती है, तो बाज दफा उनके अंदर जो डेथ होती है, इट इज बिकॉज फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? कि एक मरीज है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, उसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, उसका ट्रॉमा हुआ है, उसकी हड्डी टूटी है। ठीक है, आपके पास आया है, उस मरीज को क्या है? सबसे पहले उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर वो कम है, उसको हाइपोक्सीमिया है। फिर उसके बाद उसको कन्फ्यूजन हेडिक है, उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी स्किन के ऊपर आपको रैश मिले, उसको बोलते हैं टीकेल रैश। जब भी एग्जाम के अंदर, या आपने मतलब क्वेश्चंस के अंदर फैट एम्बोलिज्म को डायग्नोस करना है ना, तो ये तीन चीजें क्वेश्चन में देखनी है। अगर इनमें से एक भी नहीं है ना, तो लेस लाइकली वो फैट एम्बोलिज्म मतलब होगा, वो फिर और कोई चीज होगी, आपने उसको नहीं पिक करना। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी फैट एम्बोलिज्म को पिक करना है, तो ये तीन चीजें आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक टाइप है। अब हम दूसरी एम्बोलिज्म के अगर टाइप को डिस्कस करें, वो है एयर एम्बोलाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है? कि अगर एयर जाके, हवा जाके आपके जो आर्टरी है उसको ऑब्स्ट्रक्शन करा दे, उसको एयर एम्बोलाई बोलेंगे। अब ये कहाँ से आएगी? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, ये जो समुद्री, जिसको गोताखोर आप लोग बोलते होते हो, कि जब वो समुद्र में नीचे जाते हैं ना तय के अंदर, और फिर जब वो ऊपर आते हैं, अगर वो डाइवर जल्दी ऊपर आएंगे ना, तो उनके ब्लड के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस के बबल बन जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जो समुंदर के अंदर, समुद्र की तह में जाते हैं, या वैसे उसको आप लोग समुद्री गोताखोर भी बोलते होते हो, ठीक है। तो वो जब लोग नीचे जाते हैं ना,
तो जब वो नीचे जाके फिर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, उनके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, इसके बबल बन जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के बबल्स है ना, ये बेसिकली क्या करेंगे, आपकी वहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली होता ही है कि बाज दफा जो है ना वो डाइवर हमारे पास आते हैं, हमें आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने कल ये एक्टिविटी की थी और अभी मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे सिम्टम आ रहे हैं। तो बेसिकली उसको डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते होते हैं, कि जब आप मतलब नीचे से बाहर आते हो जल्दी, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके ब्लड के अंदर गैस बबल बन जाते हैं। वो गैस बबल आपके ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे, उसकी वजह से आपको जो क्लिनिकल सिम्टम आएंगे उसको डीकम्प्रेशन सिकनेस, या आपकी बुक में लिखा होगा केशियन डिजीज। बस ये इतना याद रख लो, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना। एक तो ये मैंने एग्जांपल बताई है डाइवर वाली। इसके अलावा भी एक और एग्जांपल है कि अगर एक मरीज है, उसको आप लेट्स सपोज सेंट्रल लाइन, उसको आप कैथेटर डाल रहे हो, ठीक है। ड्यूरिंग द कैथेटर क्या होता है, हो सकता है आप उसकी जो है ना वो मतलब जब आप उसको डैमेज करोगे, ठीक है, कैथेटर आपको पता है कि बाज दफा ये आपके पास क्या करवाते हैं, इंजरी करवा देते हैं। तो जब आप सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट करते हो, ठीक है, जब आप सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट करेंगे, तो उस दौरान भी क्या होता है, आपकी जो एयर है ना वो लीक हो जाती है। तो एयर आपके ब्लड में जब जाएगी तो अगेन क्या होगा, नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। तो सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट, ठीक है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसकी वजह से भी होता है। या फिर इस तरह आप लोगों को डाइवर्स का बताया, ये आप लोगों ने याद रखें। ये सेकेंड टाइप थी। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई। अब इसके नाम से क्या पता चल रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, उसको बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई। अब अगेन भाई एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आएगा, अगर एक फीमेल वो लेबर में है या एक फीमेल वो पोस्ट पार्टम है, क्या होता है बाज दफा जब आपके यूट्रस का ट्रोमा होता है, यूट्रस के ट्रोमा की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक होके जो है ना वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाके क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली कोगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वहां पे आपका थ्रम्बस जो है ना वो एम्बोलिज्म बन जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना। और इसी की वजह से जो है ना वो डीआईसी हो सकता है। डीआईसी क्या है, डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। मतलब यह है कि आपके ब्लड के अंदर क्या होगा, कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसको डीआईसी बोलते हैं। तो भाई ये एम्बोलिज्म की टाइप्स पता होनी चाहिए, कि फैट एम्बोलिज्म क्या है, एयर एम्बोलिज्म क्या है, फिर उसके बाद एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है। फिर एक और भी टाइप है, आपकी बुक में तो नहीं लिखी, आप लोग याद करना चाहिए, कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टिक एम्बोलाई। सेप्टिक एम्बोलाई क्या होते हैं, ये बेसिकली इन्फेक्शन के अंदर जो है ना वो बैक्टीरियल बेसिकली थ्रम्बाई बनते होते हैं, उनको सेप्टिक बोलते होते हैं। आप लोग बेशक इसको ना याद रखें, बट आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि व्हाट इज सेप्टिक एम्बोलाई। इन्फेक्शन के दौरान आपकी बॉडी के अंदर बाज दफा थ्रम्बस बन जाते हैं, वो थ्रम्बस इन्फेक्शन इन्फेक्शस की वजह से है। वो अगर थ्रम्बस टूट के जाके एम्बोलिज्म करवाएगा, उसको सेप्टिक एम्बोलाई बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। अब हम पढ़ते हैं इसके क्लिनिकल जो है ना वो फाइंडिंग्स को। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, लेट्स सपोज ये आपके लंग्स है, ठीक है, और ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। अगर यहाँ पे थ्रम्बस है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मसला वेंटिलेशन का है या परफ्यूजन का है, जल्दी से बताएं, शाबाश। अगर यहाँ पे थ्रम्बस होगा तो मसला परफ्यूजन का होगा, ठीक है। जब मसला परफ्यूजन का होगा, तो मुझे ये बताओ कि मरीज के ब्लड की लंग्स की तरफ अगर ब्लड नहीं जाता, तो क्या उसको वीक के मिसमैच होगा या नहीं होगा। ये आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई हुई ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, मिसमैच होगा। दूसरा मुझे ये बताओ कि मरीज की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा। ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, कम होगा। फिर मुझे बताओ CO2 का लेवल मरीज की बॉडी में ज्यादा होगा या कम होगा। यहाँ पे आपके कंसेप्ट का पता चल रहा है, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, ब्लड आगे जाता तो उसने लंग से जाना था ना। तो CO2 ज्यादा हो जाएगा मरीज को, वीक्यो मिसमैच होगा। ये आपने याद रखना है। और आपको पता है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोक्सीमिया बोलते होते हैं, कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया। और जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है तो क्या होगा, आपकी हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी, टेकिकार्डिया होगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगा, टिकिपनिया होगा, ठीक है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्निया होगा। फिर आपका जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको भाई सांस नहीं आ रहा, एनर्जी नहीं है बॉडी में, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होगा, आपके पास सांस तेज लोगे। ये आपको बताना। फिर इसी तरह मुझे आप लोग ये बताओ, पल्मोनरी आर्टरी के आगे कौन सा हार्ट, मतलब आपका जो हार्ट है, राइट हार्ट, आप लोगों ने पढ़ा है कि उसके आगे पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो अगर ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो राइट हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो आपका राइट हार्ट के अंदर राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है।
जब राइट वेंट्रिकल फेल होगा तो राइट एट्रियम फेल हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर की वजह से। फिर अगर राइट एट्रियम फेल होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड सारा का सारा राइट हार्ट में इकट्ठा होगा, आपका जेवीपी रेज हो जाएगा, ठीक है, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होगी। फिर इसी तरह क्या होगा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसके अंदर आपका बीपी कम होगा या ज्यादा होगा, आप लोग मुझे बताएं, बीपी ज्यादा होगा या कम होगा। बीपी आपका कम होगा, क्यों, क्योंकि भाई ब्लड आगे नहीं जा रहा। अब आप लोगों ने मुझे बताना, जब आपका बीपी कम होता है, ठीक है, तो इसको शोक बोलते होते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये शोक की कौन सी टाइप है, ये कार्डियोजेनिक शोक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक है, या फिर आपके पास हाइपोवोलिमिक शोक है, जल्दी से बताएं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव शोक है, ठीक है, ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक होगा, ये आपको बताना चाहिए। फिर इसी तरह मरीज को चेस्ट पेन होगी, ठीक है, डिस्निया, चेस्ट पेन, टिकिपनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोक्सीमिया। अब इसी तरह देखो, जब मरीज को जब बेसिकली आपके पास सांस एक तरह से तेज लेगा, तो मुझे ये बताओ कि जब मरीज सांस तेज लेगा तो ये जो CO2 होगा ये बॉडी से ज्यादा बाहर जाएगा फिर कम जाएगा। अगर मरीज सांस तेज लेगा तो ये CO2 ज्यादा जाएगा। जब CO2 आपकी बॉडी से ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, आपकी पीएच क्या हो जाएगी, बेसिकली ज्यादा हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखा, मरीज को रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा, ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए, तो ये आपने याद रखना है। फिर इसी तरह आप लोगों ने इसमें यह भी चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपके पास मरीज होते हैं जिनको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, अगर आप इनकी ईसीजी करो तो ईसीजी के ऊपर आपको क्या फाइंडिंग मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बेसिकली आप लोगों ने ईसीजी के ऊपर 3 लीड्स को देखना होता है, S1 लीड, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, लीड वन है, उसके बाद लीड 3 है, फिर उसके बाद लीड 3 है। इन लीड्स के अंदर आपने ना कुछ फाइंडिंग्स देखनी है। अगर आपको लीड 1 के अंदर एस वेव मिले ना, उसको बोलते हैं S1। अगर आपको लीड 3 के अंदर क्यू वेव मिले उसको बोलेंगे Q3। अगर आपको लीड 3 के अंदर टी वेव मिले उसको बोलते हैं T3। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि S1 Q3 T3 क्या होता है, आप सिंपल बताओ कि ईसीजी के ऊपर लीड 1 में हमें एस वेव मिलेगी, लीड 3 के अंदर हमें क्यू वेव और टी वेव मिलेगी। इसको बोलते हैं S1 Q3 T3, और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको ईसीजी के ऊपर मिल सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखने। फिर इसी तरह बाज दफा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए या वैसे पूछा जाए कि प्री, जो आपके पास बेसिकली प्री और जो आपका पोस्ट मार्टम होता है, ठीक है, प्री और पोस्ट मार्टम जो थ्रम्बस होता है उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्री और पोस्ट पार्टम, या सॉरी पोस्ट पार्टम कह रहा हूँ, पोस्ट मार्टम, ठीक है, जो थ्रम्बस होता है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आपसे अगर ये पूछे जाए तो आप उसे क्या बताओगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइंस ऑफ जान, या आपकी बुक में भी लिखा होगा लाइंस ऑफ जान, ठीक है, इसको हम लोग चेक करते होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये जो लाइंस है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होते हैं, लेकिन अभी याद रखो कि ये जो लाइंस ऑफ जान है ना, ये आपको डेथ से पहले मिलती है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक मरीज मर चुका है, मरने के बाद अगर आपके पास कोई बंदा लेके आए तो क्या आपको उसके अंदर ये मिलेंगी लाइंस ऑफ जान। मैंने आपको क्या बताया, ये डेथ से पहले मिलती हैं, तो डेथ से पहले मिलती हैं तो वो आपके पास पोस्टमार्टम के अंदर नहीं आएगा फिर। तो अब ये होता क्या है ये पता होना चाहिए। बेसिकली ये क्या होता है कि आपका जो थ्रम्बस होता है ना, आपका जो थ्रम्बस होता है, उस थ्रम्बस के अंदर आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, आपकी जो फिब्रिन है, आपके जो आरबीसीज है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ड्यू टू प्लेटलेट और फिब्रिन, वो वाला जो एरिया होगा ना वो आपको पिंक नजर आएगा, और आरबीसीज रेड होते हैं। तो अगर वहां पे आपको पिंक और रेड एरिया नजर है ना, उसको लाइन ऑफ जान बोलते होते हैं। ये भाई आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो होप सो ये सारी स्टोरी जो है ना वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये था इसका क्लिनिकल सिम्टम और इसकी पिक्चर। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस बहुत ही आसान है। आपके पास जब मरीज आए तो आपने चेस्ट एक्सरे और ईसीजी से, क्योंकि मरीज चेस्ट पेन के साथ आता है, तो जब भी मरीज चेस्ट पेन के साथ है ना, हम लोगों ने ईसीजी करनी होती है। ईसीजी के ऊपर हो सकता है आपको S1 Q3 T3 मिले, चेस्ट एक्सरे के ऊपर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमें नहीं दिखाई देता। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि यूजली आपका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होता है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर आप लोगों ने वेल्स क्राइटेरिया यूज करना है टू डायग्नोस डायग्नोस्टिक अप्रोच टुवर्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो वेल्स क्राइटेरिया में सारा पीछे पढ़ा दिया ऑलरेडी। देखो, अगर एक मरीज उसका स्कोर लेस देन 2 है तो आपने क्या याद रखना है कि इस मरीज के अंदर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना
उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लो होगी, तो लो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अगर मरीज का स्कोर 2 to आपका 6 आता है, तो इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो मॉडरेट होगी, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी होगी। फिर उसके बाद अगर मरीज का स्कोर आता है greater than 6, इसके अंदर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस है ना वो हाई होंगे। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस हाई होते हैं ना, उसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब जस्ट याद रखो चांस कि कितना ज्यादा वो हो सकता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि आगे क्या करेंगे। देखो, अगर तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस ज्यादा है तो हम फौरन से क्या करते हैं, हम लोग सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी या वी क्यू स्कैन करते हैं, बस इतना याद रख लो। ठीक है। और जारी बात है, जब आप सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करोगे या वी क्यू स्कैन करोगे आपको पता चल जाएगा। और अब मुझे ये बताओ, प्रेग्नेंट फीमेल में सिटी स्कैन करते हैं क्या? प्रेग्नेंट फीमेल में सिटी स्कैन करते हैं? तो अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, आप लोगों ने सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं करना। ठीक है, उसमें हम लोग नहीं करते, उसमें हम वीक्यू स्कैन करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने इसमें प्लीज याद रखना। अच्छा, अगर उसका मॉडरेट चांस है, मॉडरेट में क्या करेंगे? मॉडरेट के अंदर पीछे भी पढ़ाया है, डी डाइमर देखेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर डी डाइमर 500 से कम है तो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म को निकाल देना है। ठीक है। अगर ये greater than 500 है तो अगेन आपने सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करने हैं। ये पॉइंट आप लोगों को बुक्स के अंदर लिखे हुए मिलेंगे लेकिन समझ नहीं आएंगे। मैं डेट्स वाई ये सेपरेट करके हर चीज पढ़ा रहा हूँ। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर स्कोर 2 से 6 के दरमियान है, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है। आप डी डाइमर टेस्ट करो, डी डाइमर के अंदर लेस देन 500 है, निकाल दो। greater than 500 है, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करो या वीक्यू स्कैन करो। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आपका स्कोर 2 से कम है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 2 से कम है, फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर एक और क्राइटेरिया यूज करना है। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या, उसको बोलते हैं PERC। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। बेसिकली इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट क्राइटेरिया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट क्राइटेरिया ये तब करते हैं जब आपका वेल्स स्कोर 2 से कम हो। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया में क्या होता है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए स्कोर का। ठीक है, अगर एक मरीज उसकी एज 50 साल से ज्यादा है, ठीक है, और अगर एक मरीज उसकी हार्ट रेट greater than 100 है, ठीक है, अगर एक मरीज उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 95 है, अगर एक मरीज उसको हीमोप्टेसिस हो रही है, अगर एक मरीज उसको पहले से आपके पास क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीवीटी है, प्रीवियस पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीवीटी, ठीक है, उसके बाद लेग की स्वेलिंग हो, ठीक है, उसके बाद उसको उसने कोई सर्जरी करवाई हो, रिसेंट सर्जरी करवाई हो, या उसका बेसिकली वो फीमेल उसने एस्ट्रोजन यूज किया हो। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, परेशान नहीं हो। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपका PERC क्राइटेरिया, इसमें क्या क्या चीजें हैं। एज greater than 50 हो, हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 95 हो, ठीक है, और उसके बाद हीमोप्टेसिस हो, प्रीवियस पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीवीटी हो, लेग स्वेलिंग हो, सर्जरी हो, एस्ट्रोजन यूज हो। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों ने इसमें याद रखना है। देखो, अगर तो आप ये करते हो, मतलब आपने ये क्राइटेरिया यूज किया है और इसमें आपका स्कोर 0 है, अगर स्कोर जीरो है अगर स्कोर जीरो है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा। अगर इसमें एक पॉइंट भी पॉजिटिव मिलता है ना, मतलब अगर आपका स्कोर greater than 1 आता है, लेट्स सपोज मरीज की हार्ट रेट 100 से ज्यादा है और मरीज को हीमोप्टेसिस है, स्कोर 2 होगा। तो 2 स्कोर के अंदर आपने फिर क्या करना है, आपने इस मरीज का अगेन डी डाइमर करना है। डी डाइमर अगर 500 से कम है तो निकाल दो, अगर 500 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, अगेन सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करोगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने PERC क्राइटेरिया यूज किया, अगर इस क्राइटेरिया का स्कोर लेस देन 1 है तो आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म को निकाल दो। अच्छा, अगर स्कोर greater than 2 है, सॉरी, आपका स्कोर greater than 1 है, अगर स्कोर greater than 1 है ना, मतलब इनमें से कोई 2 पॉइंट पॉजिटिव है, तो आपने मरीज का क्या करना है, डी डाइमर करना है। ठीक है, डी डाइमर अगर 500 से कम है तो निकाल दो, अगर 500 से ज्यादा है तो अगेन सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है। ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो है ना वो टॉपिक आता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रीटमेंट की। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट को पढ़ने से पहले अक्सर बुक्स के अंदर ना उन्होंने लिखा होता है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना, मतलब उसने लिखा होता है सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये टर्म्स पहले सुन लो, सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक होता है
उसको बोलते हैं मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो आपके राइट हार्ट को फेल कर दे, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो आपको शॉक करवाए, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो आपके राइट हार्ट और आपको शॉक करवाए, उसको बोलते हैं मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसके अंदर आपका हार्ट फेल ना हो, ठीक है, उसके बाद आपका आप हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, मतलब आपका बीपी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, उसको सब मैसिव बोलते होते हैं। और ये भी एमसीक्यूज है, क्योंकि जब आपने मरीज को ट्रीट करना है ना, तो आपने देखना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म सब मैसिव है या मैसिव है। क्योंकि देखो ना, आप खुद सोचो, अगर एक मरीज उसका हार्ट फेल है उसकी ट्रीटमेंट और है, अगर एक मरीज उसका हार्ट फेल नहीं है उसकी ट्रीटमेंट और होगी। तो ये भाई आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो, अगर मरीज को सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसका कोई हार्ट फेल नहीं है, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो आप क्या करो, आप उस मरीज को एंटी कोगुलेंट्स दे दो, ठीक है, आप उसको एंटी कोगुलेंट दे सकते हो। अच्छा, अगर वो एंटीकोगुलेंट नहीं ले सकता, उसमें कंट्रा इंडिकेशन है, आप उसके आईवीसी कर दो। आईवीसी क्या होता है? इन्फीरियर वेना केवा के अंदर फिल्टर रख दो, तो आपके थ्रम्बस मतलब टूट के आपकी पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएंगे, आपका क्लोट नहीं बनेगा, एम्बोलिज्म नहीं बनेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ना, एक पेशेंट है वो एंटीकोगुलेंट नहीं ले सकता, ठीक है, आप उसको आईवीसी फिल्टर लगा दो, ये आपको पता होना चाहिए। या आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैसिव है, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें क्या करेंगे? उसमें सिंपल याद रखो, टीपीए, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये डायरेक्टली जाके आपके एम्बुलस को खत्म कर देगा। अच्छा, अगर एक मरीज उसमें आप टीपीए नहीं दे सकते, फिर आप उसमें एम्बोलेक्टमी करेंगे, ठीक है, सर्जरी करके उस एम्बुलस को रिमूव करोगे। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो भाई ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो चीजें याद रखनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बातें आप लोगों को लेक्चर के अंदर आसान मतलब लग रही होंगी, बट ये बुक के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे दिमाग आपका घूम जाएगा एक दफा, कि यार ये पता नहीं क्या मैसिव, सब मैसिव, लो प्रोबेबिलिटी, हाई, बच्चों को नहीं पता होता इन चीजों का, लेकिन वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं, और बस उन्होंने मतलब वही जो रट्टा सिस्टम है, बुक से रट्टा लगा लेना है, और चीजों को नहीं देखना। लेकिन इंशाल्लाह आप बच्चों को मसला नहीं बनेगा जब आप लोग बुक रीड करेंगे तो। अच्छा जी, अब हम इसको ना फर्स्ट एड से पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता भी चले ना कि हम क्या तरक्की कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को फर्स्ट एड की बुक नजर आ रही है सब लोगों को? जल्दी से बताएं, शाबाश। सब बच्चों को बुक नजर आ रही है ना? सब बच्चों को बुक नजर आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये आपका डीवीटी का टॉपिक है, मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है समझ आई है या नहीं। ब्लड क्लोट विद इन द डीप वेन, इसको क्या बोलते हैं? डीवीटी बोलते हैं। जब आपकी डीप वेन के अंदर थ्रम्बस बनता है उसको डीवीटी। अच्छा, इसकी वजह से स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, वार्म होगा, वार्म होता है गर्म, पेन होगी। अच्छा, ये क्यों होता है? प्री डिस्पोज बाय विर्चू ट्राइएड, मतलब ये जो डीवीटी के अंदर थ्रम्बस बनता है, ये विर्चू ट्राइएड की वजह से बनता है। विर्चू ट्राइएड क्या है? स्टेसिस, हाइपरकोगुबिलिटी, एंडोथेलियल डैमेज, ठीक है। स्टेसिस कब होती है? सर्जरी के बाद, ड्राइव ज्यादा करो, फ्लाइट लंबी है। अच्छा जी, अगर आपके कोगुलेशन सिस्टम के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, फैक्टर 5 लेडिन है, ओसीपी यूज करते हो, प्रेग्नेंट है फीमेल, एंडोथेलियल डैमेज में क्या होगा? कोलेजन एक्सपोज होगा, वहां पे थ्रम्बस बन जाएगा। डीवीटी के अंदर प्रोक्सिमल वेन में थ्रम्बस ज्यादा बनता है, इलियक, फेमरल, पिपीटियल, और यहाँ से ये एम्बोलिज्म करवाएगा। अब मुझे तो इसमें कुछ चीज समझ आई है या नहीं? अब देखो, मुझे 1 मिनट नहीं लगा, मैंने इसको पढ़ लिया, और अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर ना देता और मैं कहता पढ़ो, तो मिनट तब भी एक ही लगना था। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब अगर आपको पता चले ना, तो आपके माइंड में वो सारी स्टोरी आई है कि यार ये लेक्चर में चीज हमने पढ़ी है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है? ये लेफ्ट साइड का जो चीजें लिखी हुई हैं, ये सब लोगों को क्लियर है? ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी आगे। डी डाइमर में भी यूज टू क्लिनिकली रूल आउट डीवीटी। अब देखो, ये मैंने पढ़ा है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि यार इसको पता नहीं डीवीटी है या नहीं, आप डी डाइमर कर लो, डी डाइमर से आप रूल आउट कर दोगे। अच्छा, अगर डिजीज प्रोबेबिलिटी लो है या मॉडरेट है, यही पढ़ा है ना, कि अगर डिजीज की प्रोबेबिलिटी लो हो या मॉडरेट हो, आप डी डाइमर कर लो, पता चल जाएगा। टेस्ट कौन सा करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते होते हैं विद डॉपलर। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? आप लोगों को बताया कि अनफ्रैक्शन हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जिसमें नोक्साप्रिन आता है, फॉर प्रोफ्लेक्सिस एंड एक्यूट मैनेजमेंट। फिर पढ़ाया अगर आपने लॉन्ग टर्म या ट्रीट करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट लाइक अपिक्सा या रिवारोक्साबेन यूज करने हैं। तो ये बातें सारी लिखी हुई हैं। ये आपका था जी डीवीटी, जो कि मुश्किल तरीन समझा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। तो देखिए जी, अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या उसकी ब्रांचेस की बाय फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल का मतलब है थ्रम्बस, और ये थ्रम्बस कहीं से भी आ सकता है,
तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इसमें क्या होता है, वेंटिलेशन नॉर्मल होती है, परफ्यूजन का मसला बनता है जिसको वीक्यो मिसमैच बोलेंगे। और इससे डिस्निया, चेस्ट पेन, टिकिपनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोक्सीमिया, अल्कलोसिस होगी। ठीक है। और ये एम्बोलिज्म देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइज बहुत बड़े है ना, ठीक है, उसको बेसिकली सैडल एम्बोलिज्म भी बोलते होते हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइज बड़ा है, उसको लार्ज या सैडल एम्बोलिज्म बोलते होते हैं। और ये आपका सडन डेथ करवा सकता है ड्यू टू ब्लड फिलिंग फ्रॉम लेफ्ट। विकास क्या होगा, आपका जो क्लोट होगा वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग को कम कर देगा, राइट वेंट्रिकल का साइज ज्यादा हो जाएगा, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग कम होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक हो जाएगा। तो बताओ जी, ये लेक्चर में क्या चीज पढ़ाई, ये समझ आया या नहीं? कि अगर एम्बुलेंस ज्यादा होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग कम होगी, राइट साइड पे आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव शोक होगा। इसमें आप सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखने के लिए। ईसीजी के ऊपर आपको टेकिकार्डिया S1Q3 T3 मिलेगा, लाइन ऑफ जान लिखा हुआ है कि ये आपका प्री और पोस्ट मार्टम को डिफरेंशिएट करता है। इसमें आपको पिंक और रेड एरिया नजर आएगा। पिंक बिकॉज ऑफ प्लेटलेट एंड फिब्रिन होता है, रेड आपका आरबीसीज की वजह से होता है। और इसमें डेथ, मतलब आपने प्री और पोस्ट मार्टम को देखना होता है। ट्रीटमेंट क्या, एंटीकोगुलेंट में हेपारिन, ठीक है, उसमें डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर आता है, आईवीसी फिल्टर अगर आप एंटीकोगुलेंट नहीं दे सकते। टाइप है फैट एम्बोलिज्म, वो बेसिकली आपका बोन फ्रैक्चर से होता है या लाइपोसक्शन से। इसमें हाइपोक्सीमिया, न्यूरोलॉजिकल और रैश होता है। एयर एम्बोलिज्म आपको डाइवर्स के अंदर मिलेगा, जिसको केशियन डिजीज या डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, कि जब आप नीचे से ऊपर जल्दी आओगे तो नाइट्रोजन गैस के बबल बनेंगे। और इसको आप हाइपर, मतलब अगर आपने इसको ठीक करना है ना, तो मरीज को ऑक्सीजन ज्यादा दो, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन दो, इससे ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, या फिर मरीज को कोई सेंट्रल लाइन उसने रखवाई होगी जिसकी वजह से उसकी एयर एम्बोलिज्म हो गए। फिर है अमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये ज्यादातर लेबर या पोस्टमार्टम में होता है जब यूट्रस का डैमेज होता है। इससे आपको डीआईसी, डीआईसी क्या होता है, अगर आपकी ब्लड वेसल के अंदर, अगर आपकी ब्लड वेसल के अंदर कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से थ्रोम्बोसिस होगी है थ्रू आउट दी वेसल, उसको डीआईसी बोलते हैं। और ये हाई मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ रेट इसका ज्यादा होता है। तो ये आप लोगों का जी टॉपिक था। ठीक है, आप लोगों का डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो बताएं जी।